आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय विज्ञान का अपशिष्ट एवं प्रबंधन के बारे में आपको बताएंगे। कक्षा 10 का 13वां पाठ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा बोर्ड परीक्षा के अनुसार यह पाठ आपका 3 अंकों का पाठ है। ब्लूप्रिंट के अनुसार 3 अंकों का एक प्रश्न आएगा। चूंकि अपशिष्ट क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। अपशिष्ट की परिभाषा किसी भी प्रक्रम के दौरान जो अनुपयोगी पदार्थ बच जाते हैं उन्हें हम अपशिष्ट कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रक्रम होते हैं, जैसे कि आप कृषि के प्रक्रम देख लो, फैक्ट्री के अंदर कोई प्रक्रम है। विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है उनके अंतर्गत जो अनुपयोगी पदार्थ शेष रह जाता है, जो हमारे उपयोग का नहीं होता, फेंकने लायक होता है, निस्तारण करने लायक होता है, उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। यानी किसी भी प्रक्रम में शेष अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट कहलाता है। अपशिष्ट कहलाता है। अपशिष्ट के अंतर्गत हम अपशिष्ट के प्रकार जानेंगे कि कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो हमारा अगला जो बिंदु है वो है अपशिष्ट के प्रकार। विभिन्न प्रकारों के आधार पे हम अपशिष्ट को अलग अलग बांटते हैं। वास्तव में अपशिष्ट घरेलू कचरा, शहरों से निकला हुआ गंदगी, कृषि के अपशिष्ट, जो 2 प्रकारों से आपके सिलेबस के अनुसार बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर, प्रकृति से तात्पर्य जो अपशिष्ट जिस प्रक्रम से प्राप्त हो रहा है, उस प्रक्रम से जो अपशिष्ट निकला है उसकी अवस्था कैसी है। हम जानते हैं पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की प्रकृति या अवस्था की तरह अपशिष्ट की प्रकृति के आधार पर भी अपशिष्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। वो 3 भाग है। सबसे पहला ठोस अपशिष्ट, दूसरा द्रव अपशिष्ट और तीसरा गैसीय अपशिष्ट। ऐसे मतलब अपशिष्ट से है। ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत वे अपशिष्ट आते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं। उदाहरण आप इसके एक तो देख सकते हैं। ठोस अवस्था के अपशिष्ट जैसे कागज है, फलों के छिलके, मल, गोबर, पत्ते इत्यादि पदार्थ ठोस अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। द्रव अपशिष्ट में वे अपशिष्ट आते हैं जो द्रव्य अवस्था में होते हैं। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत गंदा पानी, जो नालों का पानी है, जो नालियों के द्वारा, गटर के द्वारा शहरों से बाहर निष्कासित किया जाता है, कीचड़ है, मूत्र है, संक्रमित खून जो
चोट लगने पर या विभिन्न तरीकों से बाहर निकल जाता है, वो सब के सब द्रव्य अपशिष्ट में आते हैं। गैसीय अपशिष्ट में जो गैस अवस्था में पाए जाने वाले अपशिष्ट हैं, विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड है, धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आदि प्रकार के अपशिष्ट आते हैं। विद्यार्थियों, आपको पता होगा धुएं जैसी विकराल समस्या को देखते हुए ही हमारे यहाँ धूम्रपान निषेध या तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि धुआं अपने आप में एक अपशिष्ट है और हम उस अपशिष्ट को या जो भी समाज में लोग पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, कितना हानिकारक हो सकता है। जो महिलाएं या जो खाना बनाते हैं चूल्हे के द्वारा बनाते थे, ज्यादा धुआं होता था, उसको देखते हुए सरकार ने जो उज्ज्वला योजना लागू की गैस जलाने से, तो धुआं वहां कम करने की कोशिश की गई है। ऐसे विभिन्न प्रकार के और गैस के अपशिष्ट है, मेथेन गैस जो हानिकारक हो सकती है, ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बन सकती है। अपशिष्ट के प्रकार के अंतर्गत दूसरा जो आधार है वो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। वो आधार है अपशिष्ट की अपघटनीय प्रकृति के आधार पे। कई कौन से अपशिष्टों का अपघटन होगा? अपघटनीय प्रकृति के आधार पर। कौन से अपशिष्ट अपघटनीय प्रकृति का मतलब अपघटन होगा या नहीं होगा, इस आधार पे भी हम अपशिष्ट को दो भागों में बांट देते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। विद्यार्थियों, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में वे अपशिष्ट आते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। यानी हम देखते हैं कई बार पशु का गोबर ऐसे खेत में या कई जगह पड़ा होता है और थोड़े समय बाद वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, कवक हैं, वो उसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं, उनके मूल अपघटकों में तोड़ देते हैं। इस प्रकार के जो अपशिष्ट हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, अपने मूल तत्वों में तोड़ दिए जाते हैं, ऐसे अपशिष्टों को हम जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत जो उदाहरण है, जो आते हैं, अपशिष्ट आते हैं, उसमें से आप जितना भी छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि एक हम प्रक्रम या क्रियाकलाप करके देखते हैं जिसमें एक खड्डा खोदते हैं, उस खड्डे में पॉलीथीन दबाते हैं, केले के छिलके दबाते हैं, कागज दबाते हैं और कुछ दिनों तक उनको दबे रहने देते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब हम उनको देखते हैं खड्डे को खोद करके, तो उस खड्डे में हमें जो मिल पाते हैं वो जैव अजैव निम्नीकरणीय होंगे, और जो नहीं मिल पाते, मतलब जिनको सूक्ष्म जीवों ने अपघटित कर दिया, वो जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कागज है, फलों के छिलके हैं, फलों के छिलके, गोबर, पत्ते आदि, ये सभी पदार्थ जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार के अपघटनीय प्रकृति के आधार पर जो अपशिष्ट का प्रकार है वो है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में वो अपशिष्ट आते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा या जैव अपघटकों के द्वारा अपघटन किया जाना संभव नहीं होता है। इस श्रेणी में पॉलीथीन है या अन्य प्रकार के प्लास्टिक हैं। पॉलीथीन भी वैसे अपने आप में एक प्लास्टिक है।
अन्य प्रकार के प्लास्टिक हैं या कुछ कृत्रिम रेसे हैं, ये सब एज ए निम्नीकरणीय पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका अपघटन किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार अपशिष्ट के प्रकार प्रकृति के आधार पर हमने ठोस, द्रव और गैस पढ़ा, उनके उदाहरण पढ़े। अपघटनीय प्रकृति के आधार पे, अपघटनीय व्यवस्था के आधार पे जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय और उनके उदाहरण पढ़े। अब हम जानते हैं कि अपशिष्ट के जो स्रोत हैं वो कौन से हो सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है, उसके स्रोत क्या क्या हैं। अपशिष्ट के स्रोत ये आप अपने कॉपी में वीडियो को रोक करके उतार सकते हैं, ताकि शॉर्ट में आप जब नोट्स बनाएंगे और दोबारा इनको अध्ययन करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आराम से आप इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि लॉकडाउन के चलते इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को ढालना अत्यंत आवश्यक है। अतः मैं हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि वो कम से कम इस तरह के पाठों को लाइटली, इजी वे में पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए सीखेंगे और इनके बारे में जानेंगे। 3 अंकों का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ये लेसन आपको प्रश्नोत्तर के रूप में मिलेगा। अपशिष्ट के स्रोत देख लेते हैं। स्रोत का मतलब अपशिष्ट कहां से प्राप्त होते हैं। तो अपशिष्ट के स्रोत कौन कौन से स्रोत है, इसमें विद्यार्थियों हमें किसी भी चीज को रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपने इर्द गिर्द चारों ओर हमें अपना दृष्टिकोण डाल करके, नजरिया डाल करके देखने की जरूरत है। हमें अपना दृष्टिकोण विस्तारित करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर देख के हम ऐसे पाठों को, ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सीख सकते हैं। समझे हुए लेसन आपको अच्छी तरह से याद होंगे। अपने आसपास के परिवेश को देखिए और देखिए कि कहां कहां से अपशिष्ट प्राप्त हो रहे हैं। शॉर्ट भाषा में अपशिष्ट को हम कई बार कचरा भी कह देते हैं। कचरा एक इसका भाग है, पूर्ण रूप से अपशिष्ट नहीं बोल सकते, लेकिन हम मान के चलते हैं कि कचरा कहां से आता है, जो कौन कौन से स्रोत हैं जहां से अपशिष्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो अपशिष्ट का सबसे पहला जो स्रोत है वो है घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट घरों के अंदर विभिन्न प्रकार के सामान, सामग्रियां जो अनुपयोगी हो जाती है, उसमें कागज हो सकती है, लकड़ियां हो सकती है, कपड़ों की कतरन हो सकती है। यदा कदा कई बार घरों में विभिन्न प्रकार के जो समारोह होते हैं, उत्सव होते हैं, उस दौरान जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट हमें प्राप्त होते हैं वो हम घरेलू अपशिष्ट की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे प्रकार के अपशिष्ट जो बड़े पैमाने पे देखे जाते हैं, जिनको हम कहते हैं नगर पालिका अपशिष्ट या नगर पालिका से प्राप्त स्रोत जो है। नगर पालिका भी यहाँ नगर पालिका से तात्पर्य है जो कस्बे हैं, बड़े कस्बे हैं, शहर हैं, जिसमें नगर निगम, नगर निकाय, विभिन्न प्रकार के नगर पालिका के लिए नगर निकाय माने ज्यादा बेहतर होगा। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम या बड़े कस्बे हम जिनको कह सकते हैं, वहां से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट हो सकते हैं, जैसे मलमूत्र है, बाजार सड़कों से निकली हुई गंदगी है, मृत जानवरों के अवशेष हैं, मकानों के टूटे हुए अवशेष हैं। ये सब नगर पालिका के अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा जनसंख्या जो घनत्व है वो विराजमान होता है शहरों में, कस्बे में। एक अनुमान है कि भारत के अंदर 45 बड़े नगरों को मिलाकर के रोजाना लगभग 50,000 टन
जो अपशिष्ट या कचरा जो है नगर पालिका अपशिष्ट से प्राप्त होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कचरा अपशिष्ट व्यर्थ में एकत्रित हो रहा है। तीसरा स्रोत है नगर पालिका के बाद तीसरा स्रोत है उद्योग एवं खनन के द्वारा, उद्योग एवं खनन से प्राप्त स्रोत। विद्यार्थियों, किसी भी देश का विकास उसके चलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं विकास के लिए उन पर निर्भर करता है। चूंकि विकास के लिए उद्योग और खनिज पदार्थों का अपना महत्व है, लेकिन उद्योग धंधों में उपयोगी पदार्थों के साथ साथ कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी निकलते हैं जिनका निस्तारण किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं, चाहे किसी कोयला उद्योग हो या विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का खनन हो या धातुओं का खनन हो। इन सब के अंतर्गत जो अपशिष्ट हैं वो प्राप्त होते हैं। चौथा प्रकार है कृषि से प्राप्त अपशिष्ट। विद्यार्थियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में कृषि से निकलने वाला अपशिष्ट भी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि के उपरांत विभिन्न प्रकार का भूसा है, घास फूस है, पत्तियां हैं, डंठल है या कुछ वीड्स है, खरपतवार है, ये पदार्थ भी कृषि से प्राप्त होते हैं। जब कभी बरसात होती है, एक जगह इकट्ठा हो सब जाते हैं तो ये सड़ करके प्रदूषण का कारण बनते हैं। पांचवा और अंतिम जो अपशिष्ट का स्रोत है आपके सिलेबस के अनुसार वो है चिकित्सा क्षेत्र से। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है चिकित्सा क्षेत्र। चिकित्सा क्षेत्र से निकलने वाले अपशिष्ट कांच, प्लास्टिक की ट्यूब, सिरिंज जैसे एवं निम्नीकरणीय पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा क्षतिग्रस्त उत्तक हैं, अंग हैं, उनके टुकड़े, मवाद, पट्टियां, ये सब चिकित्सा क्षेत्र से प्राप्त स्रोत है। विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में चूंकि पांच अपशिष्ट के स्रोत हैं, आप अपने विवेक से इससे कई ज्यादा प्रकार के अपशिष्ट के स्रोत लिख सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये आपका गलत है। आपको दृष्टिकोण डालने की जरूरत है अपने चारों ओर और ये देखने की आवश्यकता है कि कहाँ से अपशिष्ट प्राप्त हो रहा है। आप जानते हैं भारत में पूर्ण रूप से स्वच्छता पर जोर दिया गया है। विभिन्न प्रकार के अभियानों के जरिए अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के बारे में बार बार चर्चाएं की जाती है, बार बार उन पर विचार गोष्ठियां की जाती है। विभिन्न प्रकार के ऐप, ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑनलाइन जानकारियां साझा की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने दृष्टिकोण को, हमारे नजरिए को विस्तृत करते हुए अपशिष्ट के जो स्रोत हैं, अपशिष्ट को प्रबंधन करने के तरीके हैं, उन पर हमारा जोर होना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये 5 ही पता हो, इसके अलावा भी कोई और अपशिष्ट के स्रोत हो सकते हैं। आप देखिए अपने चारों ओर और भी लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपशिष्ट से नुकसान क्या होता है। अपशिष्ट से होने वाले नुकसान, यहाँ भी हम अपने विवेक को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से काम ले सकते हैं। क्या क्या नुकसान होते हैं अपशिष्ट से? तो चूंकि हमने देखा कि 2 प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ या अपघटन, अपशिष्ट के अपघटन की प्रकृति के आधार पे ये अपशिष्ट वातावरण के अंदर जो पेड़ पौधे, जीव जंतु है, मानव है, इन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे पर्यावरण का सौंदर्यकरण जो है, जो सुंदरता है, उसको बिगाड़ते हैं। किसको अच्छा लगेगा एक बहुत अच्छी जगह फुलवारी लगी और वहां पे कचरा बिखरा हुआ हो, तो वो फुलवारी है वो छिप जाती है उस कचरे के कारण। तो ये एक नुकसान हो रहे हैं। हम ऐसे सोच सकते हैं कि कौन कौन से नुकसान अपशिष्टों के द्वारा हो रहे हैं। जैव अपशिष्ट
को ध्यान में आते ही हम देखते हैं अस्पतालों से दूषित जो रुई पट्टी, ब्लड बैंक, सिरिंज, आईवी ट्यूब आदि ऐसे बिखरे हुए हों, उन पे विभिन्न प्रकार के मच्छर मक्खियां भिन भिना रहे हों, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जब उन पर संक्रमण करते हैं और वो किसी स्वच्छ व्यक्ति तक पहुंच करके विभिन्न प्रकार के रोगों को फैला सकते हैं। कई प्रकार के रोग अपशिष्ट से नुकसानदायक स्थिति में हो जाते हैं। मुख्य मुख्य रोग आप जान सकते हैं, हेपेटाइटिस बी है, टिटनेस है, एड्स है, जो विभिन्न प्रकार की संक्रमित सुई के चुभने से हो सकता है। अन्य भी कई प्रकार के रोग हैं, गंदगी है वहां पे मच्छर फैलेंगे, मच्छर से डेंगू, मलेरिया, कई प्रकार के बुखार, हानिकारक रोग होने की संभावना रहेगी। लंबे समय तक वायु, मिट्टी, पानी के संपर्क में आने से अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, प्लास्टिक इत्यादि क्या करते हैं, हानिकारक विषैली गैसें उत्सर्जित करते हैं। ये विषैली गैसें मेथेन हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, और वातावरण में जाकर के ये एक प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौध हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है। विद्यार्थियों, आप जानते हो वर्तमान में जो गर्मी का जो पारा है, तापमान है, उस औसत तापमान पृथ्वी का निरंतर बढ़ता जा रहा है। उस सबके पीछे कारण यही है, अपशिष्टों की ढंग से सही तरीके से प्रबंधन ना कर दिया गया हो, तो इस कारण से ये बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो नुकसान है, गर्भवती महिलाओं का विकास, बच्चों का विकास रुक जाता है, प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचता है, विभिन्न प्रकार के रोग, रसायन शरीर में पहुंच करके शुगर इत्यादि की बीमारी का कारण बनते हैं। नगरों से जहां अपशिष्ट प्राप्त होता है वहां पर गंदी बस्तियों का विस्तार हो रहा है। नगरीय विकास जहां पर जीवन व्यतीत करते हैं लोग, वहां पर अपशिष्ट का होना अपने आप में कलंक है। हमारे राजस्थान में बड़े बड़े शहर, चाहे जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर हो, गंगानगर है, इन सभी शहरों में जो गंदी बस्तियां हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहां पर ये अपशिष्ट प्रबंधन का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। चूंकि अपशिष्ट से नुकसान के बाद हमें निश्चित तौर पे ये सोचना होगा कि अपशिष्ट को प्रबंधन के क्या तरीके अपनाए जाएं जिससे अपशिष्टों का प्रबंधन किया जा सके। तो हमारा अगला बिंदु है अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके या उपाय। कौन कौन से उपाय हैं जिनके जरिए हम अपशिष्टों का प्रबंधन कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला उपाय है भूमि भराव। भूमि भराव इंग्लिश में बोले तो लैंड फॉइलिंग, मतलब धरती को भरना। इस तरीके के अंतर्गत जिन देशों के क्षेत्रफल ज्यादा बड़े हैं और ज्यादातर वहां पे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्राप्त होते हैं जिनका अपघटन किया जा सके, ऐसे अपशिष्ट प्राप्त होते हैं, वहां पर भूमि में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है। उस गड्ढे में उस अपशिष्ट को डाला जाता है। लगातार जब वो गड्ढा भर जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उसको छोड़ दिया जाता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा उन अपशिष्टों का अपघटन कर दिया जाता है कुछ वर्षों में, और उन वर्षों के बाद वो खड्डा वहां से खोद करके वो एक उपयोगी खाद प्राप्त होती है जो खेतों में डाल करके फसलों की अंदर वृद्धि की जा सकती है। हमारे लंबे टाइम से किसान परंपराएं रही है, गोबर इकट्ठा करते हैं खड्डा खोद करके। तो इस प्रकार का एक भूमि भराव तरीका है, वो लैंड फॉइलिंग है, उसके द्वारा हम अपशिष्टों का प्रबंधन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर ये देखने की अत्यंत आवश्यकता है कि जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो भूमि भराव में काम नहीं आते, या जिन देशों का क्षेत्रफल बहुत छोटा है जहाँ पे जगह की कमी है वहां पे हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते। अन्यथा भूमि भराव के दौरान गोबर गैस एक नया आधुनिक टेक्निक है जो भूमि भराव के अंतर्गत आती है, जहां पे एक टंकी के अंदर गोबर को, पानी को डाल करके छोड़ दिया जाता है, जिसमें वहां से एक मेथेन गैस उत्सर्जित होती है। उस मेथेन गैस से भोजन पकाने के अंतर्गत उसका उपयोग लिया जाता है।
इसके बाद ऐसे देश जहां पर क्षेत्रफल छोटा है वहां पर भूमि प्रभाव के अलावा दूसरी तरीके को अपनाया जाता है जिसका नाम है भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब है भस्म बना देना, भस्म से तात्पर्य राख बना देना। इस पद्धति के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों को जलाया जाता है जिससे अपशिष्ट क्या है, गैस, भाप, राख इत्यादि में बदल जाते हैं। भस्मीकरण दो तरीकों से, दो पैमानों पे किया जाता है। छोटे पैमानों पे घरों के अंदर व्यक्ति कचरा इकट्ठा करके जला देते हैं, बड़े पैमानों पर उद्योगों के अंदर अपशिष्टों को जलाया जाता है। अपने यहाँ बाप क्षेत्र राजस्थान के अंदर हम बात करें, जोधपुर में कचरे से बिजली पैदा की जा रही है तो औद्योगिक पैमाने पे वो है। तो जहां क्षेत्रफल छोटा हो वहां पर अपशिष्टों को इकट्ठा करके जला दिया जाता है, उनकी भस्म बना दी जाती है। जापान जैसे छोटे देशों में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है क्योंकि वहां पर भूमि जो है हम जानते हैं क्षेत्रफल के लिहाज से छोटा देश है। तो ऐसे देशों में ये भस्मीकरण का तरीका अपनाया जाता है। कुछ जैव अपशिष्ट होते हैं जो चिकित्सा से प्राप्त होते हैं, चिकित्सीय जैव अपशिष्ट हम कह सकते हैं, जिनको हम भूमि के अंदर नहीं दबा सकते, भूमि प्रभाव की तकनीक का इस्तेमाल वहां पर नहीं कर सकते, कारण कि वो भूमि में जाएंगे, भूमि के सूक्ष्म जीव उसको अपघटन करने के बजाय संक्रमण फैलाएंगे, रोग फैलने का डर रहता है। ऐसी स्थिति में जैव अपशिष्ट, चिकित्सीय अपशिष्टों को भस्मीकरण तरीके से उनका निस्तारण किया जाता है। तीसरे प्रकार की जो विधि है जिसके अंतर्गत हम अपशिष्टों का प्रबंधन कर सकते हैं, उस विधि का नाम है पुनर्चक्रण। पुनः का मतलब होता है दोबारा। दोबारा किसी प्रक्रम में अपशिष्ट को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके उससे दोबारा नई वस्तु प्राप्त कर लेना पुनर्चक्रण के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, आपको पता होगा हमारे घरों में कई बार कबाड़ वाला सामान लेने के लिए आता है। कभी भी वो आप जानते हैं, हम कबाड़ वाला कह सकते हैं हम उनको, लेकिन निश्चित तौर पे वो कबाड़ वाला नहीं, कबाड़ वाला तो हम होते हैं जो हम उनको कबाड़ देते हैं। वो तो सफाई वाले होते हैं, घरों से सफाई करते हैं इनडायरेक्ट रूप से, हमारे घरों का सारा कचरा कुछ मूल्य देकर के हमसे प्राप्त कर लेते हैं। वो छंटनी करते हैं कुछ ऐसे पदार्थों को जो कच्चे माल के रूप में फैक्ट्रियों में पुनः काम में लेते हुए उनसे नई वस्तुएं प्राप्त की जा सकती, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल्स हैं, या कोई टूटी हुई प्लास्टिक की टंकियां हैं, पीवीसी की टंकियां हैं, उनको वापस पाइप बनाने के अंतर्गत काम में लेते हैं, पुनर्चक्रण जैसे काम करते हैं। इसमें प्रक्रम में जब उनको बनाते हैं तो उनका दहन करते हैं, कुछ मात्रा में बिजली बनने का कार्य भी, बिजली भी परिवर्तित होती है, प्राप्त होती है, ये कार्य किए जा सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन का जो अगला तरीका है विद्यार्थियों, वो तरीका है रासायनिक क्रिया के द्वारा। लास्ट तरीका है आपके सिलेबस के अनुसार रासायनिक क्रिया के द्वारा। रासायनिक क्रिया के द्वारा भी हम अपशिष्टों का प्रबंधन कर सकते हैं। रासायनिक क्रिया के अंतर्गत हम उन्हें पुनः उपयोगी पदार्थ बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य तरीके हैं जो हमारे विवेक पर आधारित है, हमारी सोच पर आधारित है। हम सोच सोच के इधर उधर देख के दृष्टिकोण घुमा करके लिख सकते हैं, जिनमें से जो नगरीय जल मल है इनको दूर खड्डों में डाला जाता है, फिर उनको शुद्ध करके बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे आसपास का एरिया फिर संचित किया जाता है, वहां से फसलों, मुख्य रूप से सब्जियां इत्यादि प्राप्त की जाती है। सरकारी व गैर सरकारी अपशिष्टों पदार्थों के लिए उपयोगी निरंतर शोध कर रहे हैं, वहां पे जरूरत है शोध की, विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाने की, जिससे इनको अपशिष्टों को निस्तारित किया जा सके। इसके अलावा कुछ विशेष मास्टर प्लान की आवश्यकता है जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यकता है। इस प्रकार आपका विद्यार्थियों 13वां लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं, वो आपको अपने गृह कार्य की कॉपी में करने हैं। और कभी भी रैंडमली आपसे जब
अपील की जाए कॉपी चेक, गृह कार्य चेक करने की व्हाट्सएप के द्वारा किसी भी विद्यार्थी को कहा जा सकता है, तो हम अपेक्षा इस बात की करते हैं कि आप अपना गृह कार्य निरंतर करते रहें, लॉकडाउन के अंदर घर पे रहें, सेफ रहें और अपने आसपास के वातावरण को भी सेफ रखें, पढ़ते रहें, अपने अध्ययन को जारी रखें। धन्यवाद।